होम इतिहास, इतिहास, सामाजिक मुद्दे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जीवन परिचय, योगदान और विरासत। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्तित्व हैं। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार होने से लेकर दलित वर्गों के लिए समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने तक, भारतीय समाज में उनके अपार योगदान को प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भारत में भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2024 को स्वतंत्र भारत के सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर नेक्स्ट आईएएस का ये लेख उनके जीवन का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके उल्लेखनीय योगदान, विरासत आदि को शामिल किया गया है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एक संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा दलित अधिकारों की वकालत। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा संघर्ष के लिए अपनाया गया मार्ग। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन, प्रारंभिक राजनीतिक व्यस्तताएं, भारतीय संविधान का निर्माण। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, बाद की चुनावी राजनीति, बौद्ध धर्म को अपनाना और उसके बाद के वर्ष। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की विरासत, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दर्शन क्या था? अंबेडकर ने किस संगठन की शुरुआत की थी? अंबेडकर जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एक संक्षिप्त परिचय। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891, जन्म स्थान महू, अब अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश। शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, ग्रेज इन लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जनजाति फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मृत्यु 6 दिसंबर 1956। उपनाम बाबा साहेब। सम्मान भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, आधुनिक मनुप्रमुख। उपलब्धियां, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री, वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री। डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ने सामाजिक न्याय के लिए एक मुख्य नेतृत्वकर्ता एवं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में उनके भविष्य की आधारशिला रखी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। परंपरागत रूप से निम्न ग्रामीण सेवकों वाली जाति में जन्म लेने के कारण उनको अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बचपन में सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने उनमें जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का गहरा संकल्प पैदा कर दिया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की शैक्षणिक यात्रा मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से प्रारंभ हुई, जहां वे पहले दलित छात्रों में से एक थे। भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज से न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय तक ले गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय उनके जीवन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। वहां उन्होंने समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के कार्यों के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों से अवगत हुए, जो बाद में उनके दृष्टिकोण का आधार बन गए। वर्ष 1916 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएसी में अपनी पढ़ाई जारी रखने और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा दलित अधिकारों की वकालत। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर बी आर अंबेडकर वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में भारत लौट आए। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय भीमराव रामजी को जाति भेदभाव के उन्मूलन और हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष की राह पर ले गया। बाबा साहेब का मानना था कि केवल पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इसलिए उन्होंने अपने समाचार पत्रों, सामाजिक सांस्कृतिक मंचों और सम्मेलनों के माध्यम से अछूतों को संगठित करना शुरू किया। 1924 में डॉक्टर भीमराव रामजी ने दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारी सभा बहिष्कृतों के कल्याण के लिए समाज की स्थापना की। उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज देने के लिए मूक नायक, मूक के नेता, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसी कई पत्रिकाएं भी शुरू की। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में किए गए पहले प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में से एक 1927 का महार सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महार में सार्वजनिक कुएं से जल का उपयोग करने के दलितों के अधिकारों को स्थापित करना था। इसी तरह 1930 के कलाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित करना था।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा संघर्ष के लिए अपनाया गया मार्ग। सामाजिक सुधार के लिए कानूनी मार्गों के महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। बाबा साहेब के प्रयासों का परिणाम 1932 के पूना पैक्ट के रूप में सामने आया, जिसने आम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन कई दशकों तक विस्तृत। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा विधायक, पार्टी नेता, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जैसी भूमिकाओं से भरी रही है। प्रारंभिक राजनीतिक व्यस्तताएं। औपचारिक राजनीति में अपने पहले महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने वर्ष 1936 में दलितों और मजदूर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने 1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनावों में चुनाव लड़ा और कुछ सफलता भी प्राप्त की, जिसने बाबा साहेब को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। दलितों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक केंद्रित राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता को पहचानते हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। संघ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दलितों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना था, हालांकि इसने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष किया। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय राजनीति में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की सबसे स्थायी विरासत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका है, जो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि दस्तावेज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हों। अस्पृश्यता के उन्मूलन और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करना जातिगत भेदभाव और असमानता के खतरों से मुक्त स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री। 1942-1946 के दौरान डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर भीमराव रामजी ने फैक्ट्री अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1947 आदि सहित कई महत्वपूर्ण श्रम सुधारों को लागू किया और उनकी वकालत की। उन्होंने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आधारशिला रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा इसी निगम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफ के निर्माण का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जो क्रमशः चिकित्सा बीमा और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्षमता में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मामलों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध एवं सुधार करना था तथा महिलाओं को व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार देना था। हालांकि बिल को संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका, जिसके कारण वर्ष 1951 में बाबा साहेब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाद की चुनावी राजनीति। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बाद के राजनीतिक प्रयासों में नव स्वतंत्र भारत में चुनावों के माध्यम से संसद में प्रवेश करने के उनके प्रयास शामिल थे। हालांकि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन के इस चरण में अधिक सफलता नहीं मिल सकी और उन्हें कई चुनावी हार का सामना करना पड़ा। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहेब ने अपने पूर्व संगठन अनुसूचित जाति संघ को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। हालांकि नई पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। बौद्ध धर्म को अपनाना और उसके बाद के वर्ष। सामाजिक न्याय और समानता की अपनी खोज में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बौद्ध धर्म में रुचि उनके करियर की शुरुआत में ही प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने विभिन्न दर्शनों और धर्मों का अध्ययन किया था। 1935 में येवला, नासिक में आयोजित एक प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने नागपुर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक समारोह में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका निर्णय केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक कार्य भी था, जिसका उद्देश्य हिंदू जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना था। इसके बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लगाया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा।
इसने दलितों के बीच बौद्ध धर्म में सामूहिक रूप से परिवर्तन का एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो आज भी जारी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारतीय समाज में योगदान विशाल और विविध है, जो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनी विद्वान के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के निर्माता। उनका सबसे स्थायी योगदान भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की परिकल्पना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की परिकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का तर्क दिया। उनके विचारों ने आयोग की सिफारिशों को बहुत प्रभावित किया, जिसने आरबीआई अधिनियम 1934 का आधार निर्मित किया, वह कानून जिसने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की। जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। अपने पूरे जीवन में उन्होंने दलितों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया। इस प्रकार उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधारक और शिक्षाविद। शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को समझते हुए बाबा साहेब ने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की और दलित समुदाय को जाति एवं सामाजिक असमानता की बेड़ियों को तोड़ने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला अधिकारों के नेतृत्वकर्ता। डॉक्टर अम्बेडकर महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने उन हिंदूगत कानूनों में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया, जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। श्रमिक सुधार। आधिकारिक पद संभालने से पहले ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (आईएलपी) के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की। बाद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में श्रम सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक नेतृत्व। राजनीति में अपने प्रवेश के माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया। साहित्य और लेखन। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक विपुल लेखक थे तथा कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक मुद्दों पर उनके कार्य अत्यधिक प्रभावशाली बने हुए हैं। उनकी पुस्तकें, जैसे अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे एवं बुद्ध और उनका धम्म, दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित करती रहती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विरासत। अपने असंख्य योगदानों के माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। वर्तमान भारत में उनकी विरासत को विभिन्न स्मारकों, संस्थानों और कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया जाता है। उनकी विरासत के कुछ प्रमुख प्रतीक इस प्रकार देखे जा सकते हैं। अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन उनके जीवन और कार्यों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मूर्तियां और स्मारक। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की मूर्तियां पूरे भारत के शहरों और कस्बों में सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करती हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित कई स्मारक, संग्रहालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। राजनीति में प्रभाव। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और विचारधाराओं को आकार देते रहे हैं। कई राजनीतिक दल, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल, भीमराव रामजी अम्बेडकर की विरासत को, उनके उपदेशों को अपने राजनीतिक एजेंडों में शामिल करके श्रद्धांजलि देते हैं। आरक्षण नीतियां। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई की वकालत भारत की आरक्षण नीतियों में परिलक्षित होती है। साहित्य और कला। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और कार्य ने साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा के एक समृद्ध जगत को प्रेरित किया है। उनके बारे में कई किताबें, आत्मकथाएं, कविताएं और नाटक लिखे गए हैं। जमीनी स्तर आंदोलन। भारत में दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय समानता और सम्मान के अपने संघर्ष में उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहे हैं। अम्बेडकरवादी आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। शिक्षा और जागरूकता। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और विचारों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक संगठन उनके उपदेशों को प्रसारित करने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और अध्ययन मंडल आयोजित करते हैं। शैक्षणिक संस्थान। बाबा साहेब के नाम पर देश भर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक बहुआयामी भारतीय प्रतीक थे, जिनका जीवन और कार्य देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। समाज के हाशिए से उठकर स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनने का उनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दर्शन क्या था? बाबा साहेब अंबेडकर के दर्शन में सामाजिक न्याय, राजनीतिक सुधार और आर्थिक समानता सहित कई मुद्दे शामिल थे, जो लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित थे। अंबेडकर ने किस संगठन की शुरुआत की थी? बाबा साहेब भीमराव ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP), शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (SCF), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) आदि। अंबेडकर जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रसिद्धि और स्थायी विरासत भारत में उनके बहुमुखी योगदान से उपजी है। हालांकि वह मुख्य रूप से भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। टैग्स: सामान्य अध्ययन -1, फेसबुक, ट्विटर, प्रीवियस आर्टिकल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SGI), नेक्स्ट आर्टिकल राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट IAS टीम URL related articlesmore from author। सामाजिक मुद्दे, विश्व जनसंख्या दिवस 2024। इतिहास: अंबेडकर जयंती 2024 अंबेडकर स्मृति दिवस। सामाजिक मुद्दे, भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। इतिहास: राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 सरोजिनी नायडू जी की जयंती। कला एवं संस्कृति, 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस 2024। इतिहास, थीम, कार्यक्रम, परेड, मुख्य अतिथि और अन्य संबंधित तथ्य। इतिहास: जवाहरलाल नेहरू, जीवनी रेखा चित्र और उनके विचार एवं योगदान। Leave a reply, save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development, meaning, features, objectives or more. Vienna Convention on Protection of Ozone Layer. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. World Food Day Strike to Hunger. Featured post. Next Generation Institute for UPSC Civil Services Examination Preparation. Admission. About Us. About CSE. Faculty Panel. Careers. Gallery. Video Gallery. Privacy Policy. Terms and Conditions. Blog. UPSC CSE Posts. Testimonials. Facts. Contact us. Next IAS Delhi. Old Rajendra Nagar. 27B, Pusa Road. Metro Pillar number 118, near Karol. Bagh Metro, New Delhi 110060 8081300200। info@nextyears.com। Next IAS Delhi. मुखर्जी नगर, 1422, में मुखर्जी नगर रोड, नियर बट्रा सिनेमा, न्यू दिल्ली 110009 9311667076। info hindi@nextyears.com। Next IAS Jaipur. Next IAS plot no 6 or 7, third floor. Sri Gopal Nagar, Gopalpura bypass, above, Zudio showroom Jaipur, Rajasthan 3,02,015 9358200511। info hypur@nextyears.com। Next IAS Prayagraj. 31/31, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 2,11,001 9958857757। info prayagraj@nextyears.com। At 2024 Next IAS. All right reserved. गुना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एक संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा दलित अधिकारों की वकालत। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा संघर्ष के लिए अपनाया गया मार्ग। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन, प्रारंभिक राजनीतिक व्यस्तताएं, भारतीय संविधान का निर्माण। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, बाद की चुनावी राजनीति, बौद्ध धर्म को अपनाना और उसके बाद के वर्ष। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की विरासत, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दर्शन क्या था? अंबेडकर ने किस संगठन की शुरुआत की थी? अंबेडकर जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? इंडेक्स। मुकेश अंबानी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। मुकेश अंबानी के बारे में कुछ खास बातें।
मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मदद से रिलायंस को आगे बढ़ाया और इसे भारत के व्यापार क्षेत्र का एक विशालकाय समूह बनाया। मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स से दूरसंचार तक रिलायंस का विस्तार किया। मुकेश अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के स्वामी हैं। मुकेश अंबानी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। मुकेश अंबानी के बारे में कुछ खास बातें। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मदद से रिलायंस को आगे बढ़ाया और इसे भारत के व्यापार क्षेत्र का एक विशालकाय समूह बनाया। मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स से दूरसंचार तक रिलायंस का विस्तार किया। मुकेश अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के स्वामी हैं। मुकेश अंबानी की पत्नी का नाम नीता अंबानी है और उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। मुकेश अंबानी को उद्यमशीलता की भावना, महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति का पर्याय माना जाता है। मुकेश अंबानी ने बचपन में ही परिवार की आर्थिक मदद के लिए गिरनार के पास भजिए की दुकान लगाई थी। मुकेश अंबानी की पत्नी का नाम नीता अंबानी है और उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। मुकेश अंबानी को उद्यमशीलता की भावना, महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति का पर्याय माना जाता है। मुकेश अंबानी ने बचपन मवार की आर्थिक मदद के लिए गिरनार के पास आई थी। मुकेश अंबानी मान्यताएं। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 1 दशक से लगातार भारत के सबसे अमीर आदमी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा वे फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भारत के एकमात्र व्यवसायी हैं। जनवरी 2018 में उन्हें फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में 18वें स्थान पर रखा था। 2018 में उन्होंने जैक मा को पीछे छोड़ दिया। 44.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाहर मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। वर्ष 2015 में चीन के हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुकेश अंबानी को भारत के परोपकारी लोगों में 5वां स्थान दिया। वह बैंक ऑफ अमेरिका के निदेशक बनने वाले पहले गैर अमेरिकी भी बने। 2012 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर खेल मालिकों में सूचीबद्ध किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वह आजादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासकों के नाक में दम कर दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला भी काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी लगातार 21 वर्षों तक अन्याय और नस्ली भेद के खिलाफ अहिंसक रूप से संघर्ष किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत में भी महंगा पड़ा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। विवाह के 2 साल बाद गांधी जी के पिता का निधन हो गया और पिता की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद उनकी पहली संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने हार नहीं मानी और 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की तथा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1888 में उन्होंने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करने का निश्चय किया। इस घटना ने गांधी जी को किया था प्रभावित। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 23 साल की उम्र में वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और 1 सप्ताह बाद डरबन से प्रोटीरिया की यात्रा करते समय उन्हें धक्के मारकर व पीटकर ट्रेन से फेंक दिया गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। यह नस्लीय भेद का कारण था। किसी भी भारतीय या श्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। इस घटना ने गांधी जी को बुरी तरह आहत किया, जो अंग्रेजों की अफ्रीका में ही नहीं भारत में भी महंगा पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया।
गांधी जी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई, जिससे देश की नब्ज को जान सकें और लोगों से जुड़ सकें। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। देश की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान को शब्दों में नहीं मापा जा सकता। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। 38 उन्हें बापू गुजराती भाषा में बापू बापू अर्थात पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। 39 प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। 40 उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। मोहनदास करमचंद गांधी आईएसओ, मोहनदास करमचंद गांधी सी 2 अक्टूबर 1869 30 जनवरी 1948 एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए हिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907, वीरगति 23 मार्च 1931 भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके सहयोगी शिवराम राजगुरु दोनों एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सेना या HSRAB के सदस्य ने लाहौर, पंजाब में एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जो आज के पाकिस्तान में है। सॉन्डर्स, जो अभी भी परिवीक्षा पर थे, को ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया, जिनकी वे हत्या करना चाहते थे। 10 उन्होंने स्कॉट को एक लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, जिसमें राय घायल हो गए और 2 हफ्ते बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सॉन्डर्स एक मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, राजगुरु एक निशानेबाज द्वारा सड़क के दूसरी ओर से चलाई गई एक गोली से वे गिरते रह। सिंह के एक अन्य सहयोगी चंद्रशेखर आजाद ने एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चंदन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने सिंह और राजगुरु के भागने पर उनका पीछा करने का प्रयास किया था। 11-12 भागने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने छद्म नामों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक रूप से लाजपत राय की मौत का बदला लेने की घोषणा की और तैयार पोस्ट लगाए, जिसमें उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स को अपना इच्छित लक्ष्य दिखाने के लिए बदलाव किया था। 11 इसके बाद सिंह कई महीनों तक भागते रहे और उस समय कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अप्रैल 1929 में फिर से सामने आने पर उन्होंने और उनके एक अन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की कुछ खाली बेंचों के बीच 2 कम तीव्रता वाले घरेलू बम विस्फोट किए। उन्होंने गैलरी से नीचे विधायकों पर पर्चे फेंके, नारे लगाए और अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने दिया। 14 गिरफ्तारी और उसके परिणामस्वरूप हुए प्रचार से जॉन सॉन्डर्स मामले में सिंह की मिलीभगत सामने आई। भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स और चंदन सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और मार्च 1931 में 23 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई।
अपनी मृत्यु के बाद वे एक लोकप्रिय लोकनायक बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि वे उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान को सही साबित करने के लिए लगे थे। वे एक प्रतीक बन गए, कृत्य को भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब के प्रत्येक शहर और गांव में और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में उनका नाम गूंज उठा। 15 बाद के वर्षों में वयस्कता में नास्तिक और समाजवादी सिंह ने भारत में एक राजनीतिक स्पेक्ट्रम से प्रशंसक जीते, जिसमें कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी दोनों शामिल थे। हालांकि सिंह के कई सहयोगी, साथ ही कई भारतीय उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी भी साहसी कृत्यों में शामिल थे और या तो उन्हें मार दिया गया या हिंसक मौतें हुई, लेकिन कुछ ही लोगों को लोकप्रिय कला और साहित्य में उतना सम्मान मिला जितना सिंह को मिला, जिन्हें कभी कभी शहीद ए आजम उर्दू और पंजाबी में महान शहीद कहा जाता है। 16 भगत सिंह का जन्म एक पंजाबी जाट सिख 17 परिवार में 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो तब ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। वे विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू के 7 बच्चों, 4 बेटों और 3 बेटियों में से दूसरे थे। 18 भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास के आंदोलन में और बाद में 1914-1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया। 18 लाहौर कॉलेज ड्रामा क्लब में सिंह की तस्वीर पिछली पंक्ति, दाएं से चौथे 1924। कुछ वर्षों तक बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में लाला लाजपत राय ने की थी, जिसमें भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों से दूर रहने का आग्रह किया गया था। 18 सिंह की पहली गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीर। पुलिस युवाओं पर सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई और मई 1927 में उन्हें इस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वे अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम विस्फोट में शामिल थे। गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। 19 उन्होंने अमृतसर से प्रकाशित उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखा और उनका संपादन किया। 20 और नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पर्चे में भी योगदान दिया, जिसमें अंग्रेजों की निंदा की गई थी। 21 उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा और कुछ समय के लिए दिल्ली से प्रकाशित वीर अर्जुन समाचार पत्र के लिए भी लिखा। 22 वे अक्सर छद्म नामों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें बलवंत, रंजीत और विद्रोही जैसे नाम शामिल थे। 24 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्यता में कोई भारतीय नहीं था। और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया, तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मार्च का नेतृत्व किया। बड़ी भीड़ को तितर-बितर करने की पुलिस के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, जो घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि उनकी मृत्यु उन्हें लगी चोटों के कारण जल्दी हुई होगी। जब मामला यूनाइटेड किंगडम की संसद में उठाया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार किया। 26-27-28 सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के एक प्रमुख सदस्य थे और संभवतः 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) करने के लिए बड़े हिस्से में जिम्मेदार थे। 29 HSRA ने राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई। 19 सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ स्कॉट को मारने की साजिश रची। 22 हालांकि गलत पहचान के एक मामले में साजिशकर्ताओं ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलते समय सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी. सॉन्डर्स को गोली मार दी। 30 जीएस लॉग इन करें, निःशुल्क जुड़ें। सामान्य जागरूकता। भगत सिंह की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, जेल अवधि, फांसी और शहीद ए आजम के बारे में अधिक जानकारी। शहीद दिवस। भगत सिंह की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, जेल अवधि, फांसी और शहीद ए आजम के बारे में अधिक जानकारी। शहीद दिवस शेयर करना। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक जोशीले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वे 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही अपने 2 अन्य साथी क्रांतिकारियों के साथ शहीद हो गए थे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जॉन सॉन्डर्स नामक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या का दोषी ठहराया था। उन्हें मृत्युदंड दिया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अपने छोटे लेकिन घटनापूर्ण जीवन के बावजूद भगत सिंह ने अपनी छाप छोड़ी। वे दुनिया भर के कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
विषय सूची। भगत सिंह महत्वपूर्ण विवरण। प्रारंभिक जीवन। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। विधानसभा घटना परीक्षण। लाहौर षड्यंत्र मामला और मुकदमा। कार्यान्वयन। शहीद दिवस। भगत सिंह महत्वपूर्ण विवरण। जन्मतिथि 28 सितंबर 1907। जन्मस्थान गांव बनगा, पंजाब, अब पाकिस्तान में। माता पिता। माता विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। शिक्षा डीएवी हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज, लाहौर। संघ नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और क्रांति दल। मृत्यु 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। स्मारक राष्ट्रीय शहीद स्मारक, हुसैनवाला, पंजाब। प्रारंभिक जीवन। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बनगा गांव, अब पाकिस्तान में एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके जन्म के समय उनके पिता और चाचा 1906 में अंग्रेजों द्वारा पारित उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल की सजा काट रहे थे। परिवार में राजनीतिक माहौल ने बालक भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की ज्योति जला दी। बहुत जल्द ही वे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकें जलाईं। उन्होंने लाहौर के डीएवी हाई स्कूल और लाहौर नेशनल कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 में ननकाना साहिब में अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। शुरू में अपने परिवार की तरह भगत सिंह को स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसा की गांधीवादी विचारधारा पर भरोसा था, लेकिन ऐसी घटनाओं ने उनके विश्वास को बदल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। उन्हें लाहौर में 1926 में बम विस्फोट के लिए गिरफ्तार किया गया था। लगभग 6 महीने बाद उन्हें 60,000 रुपये का बॉन्ड भरकर रिहा किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को हुए क्रूर लाठीचार्ज मामले ने भगत सिंह को काफी प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही जुलूस लाहौर के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्रूर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय को निशाना बनाया और उन पर लाठियां बरसाईं। घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जेम्स स्कॉट वह ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाई। क्रांतिकारियों ने जेपी सॉन्डर्स एएसपी को स्कॉट समझकर उसकी हत्या कर दी। भगत सिंह शहर लाहौर छोड़कर चले गए। उन्होंने सिख धर्म के पवित्र नियमों का भी उल्लंघन किया और अपनी दाढ़ी मुंडवा ली तथा अपने बाल कटवा लिए। भारत रक्षा अधिनियम के निर्माण का विरोध करने के लिए एचएसआरए ने विधानसभा परिसर में बम फेंकने का फैसला किया। तदनुसार 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली गलियारे में बम फेंका। उनके संदेश वाले पर्चे हवा में फेंके गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। बम गलियारे में फटा क्योंकि किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन हंगामे के दौरान कुछ परिषद सदस्य घायल हो गए। दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा घटना परीक्षण। मई 1929 में मुकदमा शुरू हुआ। हालांकि बटुकेश्वर दत्त के वकील अफसर अली थे, लेकिन भगत सिंह ने खुद का बचाव करना पसंद किया। उन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा, जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता है तो वह हिंसा है और इसलिए यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी वैध उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य होता है। जैसी कि उम्मीद थी, अदालत ने क्रांतिकारियों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया और उनकी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी इरादा करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लाहौर षड्यंत्र मामला और मुकदमा। इसके तुरंत बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बम कारखानों पर छापे मारे गए और प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से फणींद्रनाथ घोष, हंसराज बोहरा और जय गोपाल सरकार के गवाह बन गए। परिणाम स्वरूप 21 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें सुखदेव, राजगुरु और जतेंद्रनाथ दास शामिल थे। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, जॉन सॉन्डर्स एएसपी की हत्या और बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 10 जुलाई 1929 को 28 आरोपी क्रांतिकारियों के खिलाफ एक विशेष सत्र अदालत में मुकदमा चलाया गया। मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश राय साहब पंडित श्री किशन थे। भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने जेल की दयनीय स्थिति देखी, जहां गोरों की तुलना में देशी कैदियों की स्थिति दयनीय थी। क्रांतिकारियों ने अपने लिए भी राजनीतिक कैदियों का दर्जा मांगा। अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि इसने जनता का समर्थन और प्रेस का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 63 दिनों के उपवास के बाद जतेंद्रनाथ दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1929 को सिंह के पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना उपवास तोड़ दिया। चून की कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लगा, इसलिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया। न्यायाधिकरण के रूप में न्यायमूर्ति जे
कोल्ड स्ट्रीम, न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन और न्यायमूर्ति आगा हैदर को अभियुक्तों के बिना कार्यवाही जारी रखने का अधिकार दिया गया। अभियुक्तों के कानूनी अधिकारों की अनदेखी की गई क्योंकि यह एक तरफा मुकदमा था। इसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक हत्या के मामले में दोषी पाया। भगत सिंह ने आरोपों पर सहमति जताई और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ज्वलंत घोषणाएं की। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। कार्यान्वयन 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते समय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। तीनों वीरों का अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे स्थित हुसैनीवाला में किया गया। शहीद दिवस या शहीद दिवस भारतीयों द्वारा उन वीरों की प्रतिबद्धता और साहस को श्रद्धांजलि देने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाए जाने के अलावा 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और दादा का नाम शिवरतन साहू था। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। वे छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की नींव रखी और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कामायनी और आंसू शामिल हैं। उनके नाटकों में राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति मिलती है। उनके प्रधान नाटकों में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी शामिल हैं। हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता। उनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रमुख स्थान पर रहती हैं। सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता के आड़े 3 बाधाएं आती हैं: सांप्रदायिकता की भावना, प्रादेशिकता के तनाव तथा पुरुष नारी के बीच असमानता की स्थिति। अपने प्रधान नाटकों अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी में उन्होंने इन्हीं का समाधान देने का यत्न किया है। 68 रंगमंचीय अध्ययन संपादित करें। प्रसाद जी के नाटकों पर अभिनय न होने का आरोप ही लगता रहा है। आक्षेप किया जाता रहा है कि वे रंगमंच के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं, जिसका कारण ये बताया जाता है कि इनमें काव्य तत्व की प्रधानता, स्वगत कथनों का विस्तार, गायन का बीच बीच में प्रयोग तथा दृश्यों का त्रुटिपूर्ण संयोजन है। किंतु उनके अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। उनके नाटकों में प्राचीन वस्तुविन्यास और रसवादी भारतीय परंपरा तो है ही, साथ ही पारसी नाटक कंपनियों, बंगला तथा भारतीय द्विगीन नाटकों एवं शेक्सपियर की नाटकीय शिल्प विधि के योग से उन्होंने नवीन मार्ग ग्रहण किया है। उनके नाटकों के आरंभ और अंत में उनका अपना मौलिक शिल्प है जो अत्यंत कलात्मक है। 69 इसके बावजूद बाबू श्याम सुंदर दास से लेकर बच्चन सिंह तक हिंदी आलोचना की 3 पीढ़ियां एक प्रवाद के रूप में मानती रही है कि प्रसाद के नाटक अभिनय नहीं है। परंतु नई पीढ़ी के वैसे आलोचक जो सीधे रंगमंच से जुड़े रहे हैं, बिल्कुल भिन्न विचार प्रकट करते हैं। शांता गांधी ने नटरंग त्रैमासिक में लिखा था, प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। 70 इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अनेक निर्देशकों ने प्रसाद के मुख्य नाटकों को रंगमंच पर प्रदर्शित किया तथा अनेक आलोचकों ने उनके अलग अलग नाटकों का रंगमंचीय विमर्श भी प्रस्तुत किया है। श्री वीरेंद्र नारायण द्वारा प्रस्तुत स्कंदगुप्त का रंगमंचीय अध्ययन हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास भाग 11 में 60 पृष्ठों में विन्यस्त है। 71 इस दिशा में एक समेकित प्रयत्न की तरह नाटककार जयशंकर प्रसाद नामक संपादित पुस्तक में सत्येंद्र कुमार तनेजा ने प्राचीन से लेकर विभिन्न नवीन लेखकों तक के विचार उपयुक्त रंगमंचीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए हैं, जिसका एक प्रमुख अंश नाट्य निर्देशकों द्वारा प्रस्तुत विचार तथा रंग समीक्षकों द्वारा प्रस्तुत समीक्षाएं हैं। 72 इस दिशा में लंबी सर्जनात्मक साधना के उपरांत महेश आनंद ने जयशंकर प्रसाद रंग दृष्टि एवं जयशंकर प्रसाद रंग सृष्टि नामक 2 खंडों की पुस्तक में प्रसाद के सभी नाटकों के विविध रंगमंचीय आयामों को उपस्थापित किया है। इसके प्रथम खंड में प्रसाद के रंग विचारों और सभी नाटकों के विस्तृत विश्लेषण द्वारा उनकी रंगदृष्टि को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। 73 जबकि उनके नाटकों और अन्य रचनाओं की प्रस्तुतियों के विभिन्न पक्षों का विवेचन, निर्देशकों के वक्तव्य, प्रमुख रंगकर्मियों से साक्षात्कार, पत्राचार तथा अन्य विवरणों का रंग सृष्टि नामक पुस्तक के दूसरे भाग में विस्तृत विवेचन किया गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 तदनुसार 30 जनवरी 1890 दिन गुरुवार 4 को काशी में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु ये शिक्षा अल्पकालिक थी।
छठे दर्जे में वहां शिक्षा आरंभ हुई थी। 5 और 7वें दर्जे तक ही वे वहां पढ़ पाए। 6 उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनीलाल गुप्त थे। वे कवि थे और उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। शिक्षक के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध थे। 7 चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में उनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी। 5 रसमय सिद्ध जी ने प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी तथा हिंदी और संस्कृत में अच्छी प्रगति करा दी। 7 प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। उनके निकट संपर्क में रहने वाले 3 सुधी व्यक्तियों के द्वारा 3 संस्कृत अध्यापकों के नाम मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र नारायण शर्मा के अनुसार चेतगंज के तेलियाने की पतली गली में इटावा के एक उद्भट विद्वान रहते थे। संस्कृत साहित्य के उस दुर्धर्ष मनीषी का नाम था गोपाल बाबा। प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए उन्हें ही चुना गया। 8 विनोद शंकर व्यास के अनुसार श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाते थे। 6 राय कृष्णदास के अनुसार रसमय सिद्ध से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी ने एक विद्वान हरिहर महाराज से और संस्कृत पढ़ी। वे लहुराबीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। प्रसाद जी का संस्कृत प्रेम बढ़ता गया। उन्होंने स्वयं में उसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया था। बाद में वे स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृत में भी निष्णात हो गए थे। 7 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय पम देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्यगुरु माना जाता है। 9 घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में एक सवया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। 10 उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। 11 इनकी पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना आवश्यक मानते थे। 12 प्रसाद जी का पहला विवाह 1909 में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। 13 उनकी पत्नी को क्षय रोग था। सन 1916 में विंध्यवासिनी देवी का निधन हो गया। उसी समय से उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए थे। सन 1917 में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। 13 दूसरा विवाह होने पर उनकी पहली पत्नी की साड़ियों आदि को उनकी द्वितीय पत्नी ने भी पहना और कुछ समय बाद उन्हें भी क्षय रोग हो गया और 2 ही वर्ष बाद 1919 में उनका देहांत भी प्रसूतावस्था में क्षय रोग से ही हुआ। 14 इसके बाद पुनः घर बसाने की उनकी लालसा नहीं थी, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन के शोकमय जीवन को सुझाने के लिए उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा। सन 1919 में उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। उनका एकमात्र पुत्र रत्नशंकर प्रसाद तीसरी पत्नी की ही संतान थे। 6 जिनका जन्म सन 1922 में हुआ था। 13 स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और एलोपैथिक के अतिरिक्त लंबे समय तक होम्योपैथिक तथा कुछ समय आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बावजूद इस रोग से मुक्त न हो सके और अंततः इसी रोग से 14 नवंबर 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल उम्र 47 उनका देहांत काशी में हुआ। सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेंद्र पटेल ने अपनी कविता कठौती और करघा में काशी के संदर्भ में कहा है कि रैदास की कठौती और कबीर के करघे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है, जिस पर से गुजरने पर हमें प्रसाद, प्रेमचंद व धूमिल आदि के दर्शन होते हैं। ये काशी बेगमपुरा, अमरदेसवा और रामराज्य की नाभि है। कवितांश कठौती और करघा से। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इलॉन रीव मस्क जन्म 28 जून 1971 एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं। एलन स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार, ओपनएआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक सीईओ, द बोरिंग कंपनी के संस्थापक और ट्विटर इंक के मालिक और सीईओ है। इसके अलावा वे सोलरसिटी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष, जिप्टो के सह संस्थापक और एक्स कॉम के संस्थापक हैं, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया और उसे नया नाम पेपल मिला। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में मस्क के बेटे नीहल मैन के यहाँ हुआ था, जो रेजिना, सस्केचुवान, कनाडा से एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थे और एक दक्षिण अफ्रीकी विद्युत इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। उनका एक छोटा भाई, किम्बल 1972 का जन्म और एक छोटी बहन, तोस्का 1974 का जन्म है। उनके नाना, डॉक्टर जोशुआ हॉलमैन, अमेरिकी मूल के कनाडाई थे। 10 उनकी धर्मपत्नी ब्रिटिश थीं। 1980 में उनके माता पिता के तलाक के बाद मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहते थे। यह विकल्प उन्होंने अपने माता पिता के अलग होने के 2 साल बाद बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ।
उनका एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई भी है। 11 इस तथ्य के कारण कि उनके पिता जाम्बिया में एक पन्ना खदान के मालिक थे, मस्क एक भव्य जीवन शैली के साथ बड़े हुए जिसके कारण उनके जीवन में बाद में उनके कई हित थे। अपने बचपन के समय मस्क एक शौकीन चावला पाठक थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कमोडोर विक 20 का उपयोग करते हुए कंप्यूटिंग में रुचि विकसित की। उन्होंने स्वयं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाए और 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने एक बेसिक आधारित वीडियो गेम का कोड बेच दिया, जिसे उन्होंने ब्लास्टार 2 पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका में लगभग $500 में बेचा। उनके बचपन के पढ़ने में इसहाक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला शामिल थी, जिसमें से उन्होंने सबक लिया कि आपको उन कार्यों के सेट को लेने की कोशिश करनी चाहिए जो सभ्यता को लंबा करने की संभावना रखते हैं, एक अंधेरे युग की संभावना को कम करते हैं और एक अंधेरे युग की लंबाई को कम करते हैं। एक है दिसंबर 2 के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। 8 जनवरी 2021 तक एलन की कुल संपत्ति 254 अरब अमेरिकी डॉलर है, 230.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2022 और फोर्ब्स द्वारा विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 7 एलन ने कहा है कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल का उपनिवेशन, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के संकट को कम करना शामिल है। अपने मुख्य व्यावसायिक व्यवसायों के अतिरिक्त उन्होंने एक उच्च गति परिवहन प्रणाली की कल्पना की जिसे हाइपरलूप के रूप में जाना जाता है, और उसने बिजली के पंखे के प्रणोदन के द्वारा सुपरसोनिक जेट विमानों का ऊर्ध्वाधर उड़ान भरना और उतरना प्रक्रिया को प्रस्तावित किया है, जिसे मस्क इलेक्ट्रिक जेट के रूप में जाना जाता है। 2022 में $44 अरब में प्रमुख अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर खरीदने के लिए भी सहमत हुए, जिसके 3 महीने बाद एलन मस्क ने ये डील कैंसिल कर दी। 8 हालांकि 27 अक्टूबर 2022 को उन्होंने ट्विटर खरीद लिया और इसके नए मालिक बन गए। 9 प्रारंभिक जीवन संपादित करें। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में मस्क के बेटे नीहल मैन के यहाँ हुआ था, जो रचना, सस्केचेवान, कनाडा से एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थे और एक दक्षिण अफ्रीकी विद्युत इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। उनका एक छोटा भाई किम्बल 1972 का जन्म और एक छोटी बहन तोस्का 1974 का जन्म है। उनके नाना डॉक्टर जोशुआ हॉलमैन अमेरिकी मूल के कनाडाई थे। 10 उनकी धर्मपत्नी ब्रिटिश थी। 1980 में उनके माता पिता के तलाक के बाद मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहते थे। यह विकल्प उन्होंने अपने माता पिता के अलग होने के 2 साल बाद बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ। उनका एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई भी है। 11 इस तथ्य के कारण कि उनके पिता जाम्बिया में एक पन्ना खदान के मालिक थे, मस्क एक भव्य जीवन शैली के साथ बड़े हुए जिसके कारण उनके जीवन में बाद में उनके कई हित थे। अपने बचपन के समय मस्क एक शौकीन चावला पाठक थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कमोडोर विक 20 का उपयोग करते हुए कंप्यूटिंग में रुचि विकसित की। उन्होंने स्वयं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाए और 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने एक बेसिक आधारित वीडियो गेम का कोड बेच दिया, जिसे उन्होंने ब्लास्टार 2 पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका में लगभग $500 में बेचा। उनके बचपन के पढ़ने में इसहाक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला शामिल थी, जिसमें से उन्होंने सबक लिया कि आपको उन कार्यों के सेट को लेने की कोशिश करनी चाहिए जो सभ्यता को लंबा करने की संभावना रखते हैं, एक अंधेरे युग की संभावना को कम करते हैं और एक अंधेरे युग की लंबाई को कम करते हैं। एक है मस्क ने स्कूली पढ़ाई वॉटरक्लोफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रायनस्टन हाई स्कूल से की। 17 साल की उम्र में एलन मस्क कनाडा चले गए। वहां क्वींस यूनिवर्सिटी में नामांकित किया गया और 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए 1995 में कैलिफोर्निया चले गए। 12 एलन मस्क दर्शन शिक्षा। मस्क ने स्कूली पढ़ाई वॉटरक्लोफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रायनस्टन हाई स्कूल से की। 17 साल की उम्र में एलन मस्क कनाडा चले गए। वहां क्वींस यूनिवर्सिटी में नामांकित किया गया और 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए 1995 में कैलिफोर्निया चले गए। 12 एलन मस्क दर्शन। एलन मस्क कहते थे कि जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीजों में सम्मिलित होना चाहता था जो विश्व को बदल सके। मस्क ने सीखा कि सबसे कठिन बात योग्य प्रश्नों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना है, और जिस दिन उसने ऐसा करना आरंभ किया, बाकी सब उन्हें सरलता से प्राप्त होने लगा। मस्क ने सोचा कि मनुष्य को सही प्रश्न पूछने और उनका उत्तर पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस प्रकार उन्होंने अपना प्रश्न पाया कि इस वस्तु का मनुष्य के भविष्य पर सबसे अधिक प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि ये चीजें हैं इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण। वे इन सभी में योगदान करने का प्रयास करना चाहते थे। 13
एलन ने कहा है कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के संकट को कम करना शामिल है। 14 मस्क की पहली पत्नी का नाम जेसिका है। उन्होंने 2000 में विवाह किया और 2008 में अलग हो गए। उनके पहले बच्चे, बेटे नेवादा एलेक्जेंडर मस्क की 10 सप्ताह की आयु में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम एसाइटिस से मृत्यु हो गई। 15 वे अपने 5 जीवित बच्चों की कस्टडी साझा करते हैं। 2008 में मस्क ने अंग्रेजी अभिनेत्री तालुला रिले को डेट करना आरंभ किया और 2010 में दोनों ने विवाह किया। 2012 में मस्क ने रिले से घोषित विवाह विच्छेद कर दिया। 2013 में मस्क और रिले ने दोबारा विवाह किया। दिसंबर 2014 में मस्क ने रिले से पुनः विवाह विच्छेद के लिए याचिका दी, हालांकि कार्रवाई वापस ले ली गई थी। 2016 में एक दूसरे तलाक को अंतिम रूप दिया गया। मस्क ने 2017 में एम्बर हर्ड को कई महीनों तक डेट किया। मस्क पर बाद में हर्ड के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया, जबकि वह अभी भी जॉनी डेप से विवाहित थी। 16 मई 2018 में मस्क और कनाडाई संगीतकार ग्रिम्स ने खुलासा किया कि वे डेटिंग कर रहे थे। मई 2020 में ग्रिम्स ने अपने बेटे को जन्म दिया। मस्क और ग्रिम्स के अनुसार उनका नाम XA12 था। 17 हालांकि नाम ने कैलिफोर्निया के नियमों का उल्लंघन किया होगा क्योंकि इसमें ऐसे अक्षर थे जो आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है, और फिर इसे XAZY में बदल दिया गया। इसने और अधिक भ्रम पैदा किया क्योंकि यह आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर नहीं है। बच्चे को अंततः XA12 नाम दिया गया, जिसमें X पहले नाम के रूप में और A12 मध्य नाम के रूप में था। 2000 के दशक के आरंभ से 2020 के अंत तक मस्क कैलिफोर्निया में रहते थे, जहां टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों की स्थापना हुई थी और जहां उनका मुख्यालय अभी भी स्थित है। दिसंबर 2020 में मस्क ये कहते हुए टेक्सास चले गए कि कैलिफोर्निया अपनी आर्थिक सफलता से संतुष्ट हो गया है। मई 2021 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करते हुए मस्क ने टिप्पणी की कि उन्हें एस्पर्जस सिंड्रोम है। 18 जिप 2 संपादित करें। 1995 में मस्क, उनके भाई किम्बल और ग्रेग कोरी ने जिप 2 की स्थापना की। एलोन मस्क ने उन्हें $28,000 की फंडिंग दी। कंपनी ने नक्शों, दिशाओं और येलो पेजेस के साथ एक इंटरनेट सिटी गाइड विकसित किया और इसे अखबारों में विज्ञापित किया। उन्होंने पालो अल्टो में एक छोटे से किराए के कार्यालय में काम किया। मस्क हर रात वेबसाइट को कोडिंग करते थे। 19x.com संपादित करें। 1999 में मस्क ने एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल भुगतान कंपनी x.com की सह स्थापना की। x.com पहले संघीय बीमाकृत ऑनलाइन बैंकों में से एक था और इसके संचालन के शुरुआती महीनों में 200,000 से अधिक ग्राहक शामिल हुए। भले ही मस्क ने कंपनी की स्थापना की, निवेशकों ने उन्हें अनुभवहीन माना और साल के अंत तक उनकी जगह इंटुइट के CEO बिल हैरिस को ले लिया। 2002 में जब पेपाल को ईबे को बेचा गया था तब मस्क ने $175.80 मिलियन कमाए थे। उन्हें पहली बार 2012 में फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था जब उनकी कुल संपत्ति $2 बिलियन थी। 2020 की शुरुआत में मस्क की कुल संपत्ति $27 अरब थी। वर्ष के अंत तक उनकी कुल संपत्ति में $150 बिलियन की वृद्धि हुई थी, जो ज्यादातर टेस्ला स्टॉक के लगभग 20% स्टॉक से थी। नवंबर 2020 में मस्क फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एक हफ्ते बाद वह माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़कर दूसरे सबसे अमीर बन गए। 21 जनवरी 2021 में $185 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ मस्क ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़ा और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 22 नवंबर 2021 में मस्क $300 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने। 30 दिसंबर 2022 को यह बताया गया कि टेस्ला शेयर मूल्यों में गिरावट के कारण मस्क ने अपनी संपत्ति में से $200 बिलियन खो दिए थे। इस वजह से मस्क इतिहास में इतनी बड़ी राशि खोने वाले पहले व्यक्ति। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है वो इस तरह वर्कआउट करती है, किस तरीके से इसके अंदर आपने काम करना है, ये थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। आपने जैसे ही साइन अप कर लेते हैं, इसका अकाउंट बना लेते हैं, तो आपके सामने इस तरह का ये डैशबोर्ड आता है। इसको आपने ये यहाँ पे कहीं पे भी आप प्रेस करेंगे तो आपको इसके ऊपर पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ये देखें, आपको यहाँ पे 1500 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इस वक्त यहाँ पे शो हो रहे हैं 1500। ये आप जैसे इसको आप ख़त्म कर देंगे वो यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको 1400 करता हूँ, एवरी सेकंड ये 3-3 पॉइंट यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। ठीक हो गया, ये ऊपर वाली यहाँ पे। और ये जब 1500 होंगे तो 1500 के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 1500 ये वाले जो 1500 हैं ये इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह जब ये हम प्रेस कर रहे हैं, ये वाला
ये अभी मेरे ख्याल में इसमें आ रहे हैं 5-6 आ रहे हैं, 9 या 8, ठीक है। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ पे एक स्टार्ट में एक आता होगा, हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पे नीचे बूस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फुल एनर्जी जब वहाँ से 1500 ख़त्म हो जाए तो यहाँ से हम 5 दफ़ा डेली जो है ना हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हम यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्री में है ये 1500 वहाँ पे इंक्रीज़ हुए, वहाँ पे जितने भी होंगे, ठीक है, आप इंक्रीज़ हुए। टर्बो का ऑप्शन है, इसका आप अभी फ़िलहाल जो है ना इसको आप ना यूज़ करें। ये ऑप्शन है मल्टी टैप, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपका यहाँ पे 100 होगा। यहाँ पे आपने जो मेड पॉइंट होगा आपने यहाँ से इन्वेस्ट करना है, यूज़ पे क्लिक करना है। तो ये इन एक जो है आपका इंक्रीज़ होगा। जहाँ पे आपको एक आ रहा है, आप सिंगल प्रेस करने पे आपको वहाँ पे दो आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे बार बार आप यहाँ से इसको ये लेवल 5 तक, ये देखें यहाँ पे 5 दफ़ा इसको मैं ले चुका हूँ, तो इसलिए मेरा वहाँ पे वो 5 शो कर रहा है, 6 शो कर रहा है। तो इसी तरह ये एनर्जी कैपेसिटी है। मैं यहाँ पे अभी तक मैंने ज़ीरो, ये देखें ज़ीरो लेवल है, यहाँ पे अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यूज़ 100 पॉइंट में लगेगा मेरा 1500 एनर्जी, यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने यूज़ किया, अब देखें यहाँ पे 1500 था, यहाँ पे 3000 हो गया। अब यहाँ पे 1500 की लिमिट होनी थी, 1500 बाई 1500, लेकिन यहाँ पे अब 3000 मैंने एनर्जी इसकी कर दी, तो अब यहाँ पे ये 3000 तक ये चलेगा। उसके अब मैं इसको टैप करके यहाँ पे 5 फिंगर से जो है ना मैं इसको टैप कर सकता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे पॉइंट ये 0 हो जाएंगे उसके बाद छोड़ देना, फिर या बढ़ जाएंगे या बढ़ते रहेंगे ऑटोमेटिक। एक ये पॉइंट है। दूसरी चीज़ है कि आपकी ये वाली पॉइंट, ये है प्रॉफिट पर आवर, इसको बोलते हैं PPH, ठीक है। ये जो PPH है ना, आपने इस पे फोकस करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। कैसे इंक्रीज़ होगा? आपके अगर ये नीचे देखें, ये वाली इन्वेस्ट की ऑप्शन है, आपके पास ये जो पॉइंट हैं इनका आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इनको आपने यूज़ करना है। इन्हीं पॉइंट को आपने इंक्रीज़ करते हुए, यूज़ करते हुए आपने इन पॉइंट्स को बढ़ाना है। ये प्रॉफिट पर आवर है। अब यहाँ पे ये जो लग रही हैं ऑटोमेटिक, ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 86,900 पर आवर मुझे मिलने हैं। अब 86,900 पर आवर यहाँ पे इंक्रीज़ ये होते रहेंगे, उस हिसाब से इसकी स्पीड ये चल रही है, ये बढ़ते रहेंगे। हमने जितनी मैक्सिमम यहाँ पे इसको इन पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, उतना मैक्सिमम हमारे पास ये पॉइंट्स ऑटोमेटिक जो है ये बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब इन पॉइंट्स को कैसे बढ़ाना है? 3-4 तरीके हैं। एक तो है कि आप अपना रेफरल कोड यूज़ करके आप आगे किसी और मोबाइल पे ये अकाउंट बनवा दें, तो आपके यहाँ पे 5000 बढ़ जाएंगे। फिर आप किसी और का बनाएंगे, फिर 5000 और बढ़ जाएंगे, फिर और बनाएंगे, फिर और 5000 बढ़ेंगे। यानी इसको आपने डायरेक्ट रेफरल जो है, डायरेक्ट लोग ज्वाइन जो करने हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, रिलेटिव में आगे पीछे सारे लोगों को आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, चूँकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए हर कोई इसको कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद जी ये इन्वेस्ट की ऑप्शन है, ये वाली, इस इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सचेंज ऑन है, लव वॉर, ये मुख्तलिफ जो है ना प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्स के नीचे ये कार्ड्स हैं, ठीक है। अब ये कार्ड्स हैं। इसी तरह ये डेक्सा है, आगे है क्रिप्टो कैश है, बी स्टोर है, जोकर्स है, फुल ऑन है, गोट AI, टाइम टू ट्रैवल, वर्चुअल मीट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ये कार्ड हैं। हम क्या करते हैं 5000, ये अभी यहाँ पे ये फर्स्ट कार्ड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये बोल रहा है कि आपका ये जो है, आप फर्स्ट आप ये कार्ड जो बाय कर रहे हैं, इसका 5000 पॉइंट लगेंगे, आपको मिलेंगे क्या, 375 PPH मिलेंगे। मैं कहता हूँ ओके, मेरे पास ये देखें मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं इस वक्त, मैं ये पॉइंट 5000 यहाँ से कटवा दूँगा, मुझे 375 PPH मिलेंगे। ये देखें मेरे पास 86,900 है। अब यहाँ पे 375 इसमें इंक्रीज़ होते हैं, ये आप चेक करें। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गई, ठीक है। 86,900 थे, अब देखें 87,275 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। अब जहाँ पे मुझे 86,900 आ रहे थे, अब मुझे 87,275 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं इसको दोबारा बाय कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड हैं जो कि लॉक हैं। वो कहते हैं कि आपने यू हैव टू बाय डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन कार्ड फॉर लेवल 5। इसमें ये कार्ड जो है, ये जो कार्ड बता रहा है, ये कार्ड इसमें किसी प्रोजेक्ट में होगा, उस कार्ड को 5 दफ़ा बाय करना है तो ये कार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट कार्ड्स हैं, ये जो ओपन कार्ड है इनको आप बाय कर सकते हैं। मैंने ये 190 इसमें PPH मिल रहा है मुझे, ये मैं बाय कर रहा हूँ।
इसी तरह आप ये डिफरेंट इस तरह स्क्रॉल साइड पे करेंगे तो इस तरह ये कार्ड्स आपके सामने आते जाएंगे। आपने इन कार्ड में मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। यहाँ पे आपने देख लेना है जहाँ पे पॉइंट कम लग रहे हैं, पीपीएच ज़्यादा मिल रहा है, आपने वो कार्ड्स बाय करते चले जाना है। ठीक है जी, ये पॉइंट है। आपने ये पीपीएच जो है ये इसको इंक्रीज़ करना है हर सूरत में। अच्छा, आगे है एक और तरीका है इस पीपीएच को इंक्रीज़ करने का, वो है इन्वेस्ट के साथ है नीचे बॉटम पे ये जो है ये है बोनस। इस बोनस के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये जो है ट्विटर के लिंक हैं 1, 2 और ये है फेसबुक का लिंक है, इस तरह ये इंस्टा का है, ये टेलीग्राम का है, ये फॉलो बीलअप डैब ऑन टिकटॉक, ये टिकटॉक का अकाउंट है। ठीक है, इनके ये जो हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 जो अकाउंट्स हैं इनको करना है फॉलो, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक करना है। जहाँ पे ये जो है टिकटॉक है इसको फॉलो करना है, इसी तरह ट्विटर है इसको फॉलो करना है और फेसबुक के ऊपर लाइक करना है। इस तरह इनके आपने क्या करना है, ट्विटर हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलता, टेलीग्राम पाकिस्तान में नहीं चलता। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपने पहले VPN यूज़ करना है। VPN यूज़ करते हुए आपने ट्विटर के जो है ना वो आपने करना है, क्लिक करना है। अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट बना हुआ है तो, अगर आपके पास टेलीग्राम का अकाउंट बना हुआ है तो, अगर नहीं बना तो ट्विटर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, टेलीग्राम का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपने यूट्यूब को सर्च करना, आपको मिल जाएगा तरीकाकार। उसके मुताबिक आपने ट्विटर का अकाउंट बना लेना है। ट्विटर का अकाउंट या टेलीग्राम का अकाउंट VPN लगा के बनाएंगे, वैसे अकाउंट इसका नहीं बनता। ठीक है जी। अच्छा, ये है नीचे है ये डेली रिवार्ड। जब ये आप कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो ये आगे ग्रीन टिक आ जाएगा, इसका मतलब है मैंने किए हुए हैं, इट्स ओके। यहाँ पे मुझे 1-1 लाख पॉइंट जो है ना इसका मिला हुआ है। अच्छा, ये डेली रिवॉर्ड है। डेली रिवॉर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं तो इसका मुझे आज चौथा दिन है तो मुझे 10,000 इसके पॉइंट मिले, कल मुझे मिलेंगे 20,000, इस तरह आगे मिलेंगे 40, 80, 160, 1,60,000 है, इसका मतलब 3,60,000 आगे। फिर 10वें दिन मुझे 6 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, इस तरह 5 मिलियन और 10 मिलियन पॉइंट तक यहाँ पे आपको 14 दिन मिलेंगे। उसके बाद फिर आगे ये डे 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये है काम। और इसके अलावा ये कॉम्बो कार्ड हैं, ये इसका फीचर जो है वो डिफरेंट, इन जितने कार्ड्स हैं उनमें डेली के 3 कार्ड्स होते हैं, लकी कार्ड कहलाते हैं। उन 3 कार्ड्स को फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो कौन से कार्ड है जिनको हम बाय करें तो हमें 5 मिलियन जो है वो हमें वो मिल जाएँ, पॉइंट मिल जाएँ। तो इस कार्ड्स को बाय कैसे, कौन से कार्ड होंगे, किस तरीके से होंगे, ये फीचर्स अभी अपकमिंग है। और ये जब हुआ करेंगे तो ग्रुप में वो कार्ड शेयर हो जाते हैं, हो जाया करेंगे कि आपने ये कार्ड बाय करने तो आपको 5 मिलियन पॉइंट मिलेंगे। अच्छा जी, ये आपको पॉइंट बढ़ाने का आपको आ गया। इस तरह आप ये नेक्स्ट जो है प्ले की ऑप्शन, बोनस के बाद प्ले की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 टास्क आते हैं। ये स्पिन व्हील वाला जो टास्क है कमिंग सून है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये अभी नहीं अवेलेबल। जब आएगा तो इसके ऊपर आप स्पिन वो जो होता है आप क्लिक करेंगे तो वो एक दायरा घूमेगा, उसके ऊपर जहाँ पे खड़ा होगा आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है जी। ये है ट्रिविया चैलेंजेस, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें ऑलरेडी क्लेम रिवॉर्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और उसके आगे 4 उसके आंसर में ऑप्शन होते हैं। उन 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। आपने क्या करना है, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और क्लेम रिवॉर्ड के ऊपर आपने करना है। ठीक है, यहाँ से आपको 5,000 PPH मिलते हैं। ठीक है, ये जो PPH मैंने आपको बताया प्रॉफिट पर आवर वाला, यहाँ पे वो 5,000 PPH इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह आप डेली, एक ये होगा टास्क डेली का करना होगा और एक ये वर्ड गेस है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो 5 लेटर, 6 लेटर, 8 लेटर, कोई भी वो डेली का आता है कि आपने इस बॉक्स बने होते हैं, आपने उन बॉक्स के अंदर वो लेटर लिखने होते हैं, एक वर्ड आपने लिखना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर, ये ऑप्शन है गेस, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लेटर का ये वर्ड है। ठीक है, इस तरह गैस आ सकता है। आपने क्या करना है, 5 वो बॉक्स बने होंगे, आपने GUESS गैस लिखना है, आपने चेक ऑन कर देना है, क्लेम करना है तो आपको 5,000 PPH यहाँ से रिवॉर्ड मिल जाता है। ये है PPH अर्न करने का मेथड। आपने PPH को कैसे लेके जाना है, प्रॉफिट को आपने पर आवर प्रॉफिट कैसे बढ़ानी है, इस पर आवर प्रॉफिट के ऊपर आपने करना है जो है वो कोशिश करनी है कि ये इंक्रीज़ हो, मैक्सिमम इंक्रीज़ हो। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने 3,000 हमने लिमिट रखी हुई है, 3,000 तक ये जब जाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये बढ़ने बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, ओके। इसके बाद है प्ले के बाद है, ये हमने इन्वेस्ट देख लिया, बोनस देख लिया, प्ले देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है मोर
मोर का, यानी सेटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, मोर की बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे सामने ये जो है ये है आईडी, ये आपका रेफरल आईडी है। अगर आपने किसी को भी ज्वाइन करवाना है तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। लिंक आपके पास ऑलरेडी होगा, अभी प्ले स्टोर के ऊपर आई नहीं है, ये आजकल में प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी एप्लीकेशन, तो बहुत ईजी होगा। आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करवानी है और अपना ये जो लिंक है इस आईडी को आपने जैसे आपने ज्वाइन किया इसी तरह आपने ये आईडी नंबर आईडी जो उनको सेंड करना है, उनको बोलना है कॉपी करें और वहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करके पेस्ट करें और कंटिन्यू करेंगे, उनका अकाउंट बन जाएगा। और जैसे ही वो अकाउंट बनाएंगे आपके यहाँ पे अभी यहाँ पे 0 है इनविटेशन, यहाँ पे रेफरल 0 है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके ये जो आगे एरो का साइन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे उसका वो आ जाएगा यूज़र आईडी, ये वो सारा कुछ उसका एक रिकॉर्ड आ जाएगा और सब कुछ यहाँ पे उसके नंबर शो होते जाएंगे, ठीक है जी। ये है डेली रिवॉर्ड पॉइंट, आपने डेली रिवॉर्ड पॉइंट कितने आपने रिवॉर्ड में कितने अर्न किए और आपके ये बोनस रिवॉर्ड ये यहाँ पे कैलकुलेशन होता रहता है। जब एप्लीकेशन आ जाएगी तो आपका ये जो लिंक है, आप इन्विटेशन लिंक है, आप यहाँ से कॉपी करके किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें आपका रेफरल भी आईडी जो है ना उसके अंदर ही मेंशन होगा। और जब वो कोई भी इसके ऊपर क्लिक करके प्ले स्टोर पे जाके उसको जब डाउनलोड करके अकाउंट बनाएगा तो आपका रेफरल से ही वो बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जी ये जो ऑप्शन है ग्लोबल स्टैट्स की, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आप देखें कि इस वक्त तक जो है कोई 10,28,533 लोग जो हैं वो अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। इसको सिर्फ 3-4 दिन अभी हुए हैं, इसको ज़्यादा देर नहीं हुई। और ये नीचे जो है ये आप देख सकते हैं इसके टोटल लेवल हैं 5। अभी आजकल की एक प्रमोशन चल रही है बिगनर्स के लिए है कि जो अभी आएंगे और उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो अभी जब इसको ज्वाइन करेंगे तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है जी। अब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका ये स्पेल कास्टर सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। फर्स्ट लेवल जो है उनको ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा, सेकंड लेवल पे आएंगे, उनको फर्स्ट लेवल पे जो एक्टिविटी करनी थी, जो टारगेट थे, जो उनके टास्क थे वो ऑलरेडी सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक और वो स्पेल कास्टर के आ जाएंगे। अभी सारे के सारे स्पेल कास्टर के ऊपर हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे है सेकंड लेवल, रोमियो है, लव गुरु है, सतोशी, लव अब मोटो, ये हैं 5 इसके लेवल्स। अब इन लेवल्स के ऊपर ये कौन कौन से टास्क हैं वो भी हम देख लेते हैं। अभी हम बैक जाते हैं तो हम आप देखें ये साउंड है, इनेबल साउंड है, इसको मैंने अभी जब भी आप इसको एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके जो पॉइंट आपको मिले होंगे उसको आप क्लेम करेंगे तो उसमें ऑप्शन है आपको थैंक यू माय लव की एक वो वॉइस है वो आपको सुनने को मिलेगी। मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है ताकि जो है ना वो डिस्टर्बेंस ना हो कोई इस तरह की। अच्छा, खैर आगे आपके सामने ये ऊपर आएँ तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जब एडिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल ये जो एविटार है, ये जो पिक्चर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो यहाँ से कोई फीमेल टाइप की कोई पिक्चर वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर कोई बॉयज़ में से हैं, कोई मेल हैं तो वो यहाँ से अपनी कोई पिक्चर अच्छी सी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये ऑप्शन होगी। उसके बाद आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। मेरा यहाँ पर चूँकि कोई नाम इस वक्त नहीं है और मेरा जो रेफरल यहाँ पर है वही रेफरल यहाँ पर मेरा प्रोफाइल नेम में शो कर रहा है। अच्छा, यूज़र नेम में शो कर, मैं यहाँ पे एडिट करके तो मैं यहाँ पे नाम सेट कर सकता हूँ। जैसे इस वक्त मैं फॉर एग्जांपल नाम सेट करता हूँ अली, ठीक है जी। अली मैंने नाम सेट किया, यूज़र नेम के तौर पे मैंने सेव किया, ऑप्शन आ गई प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रोफाइल जो है वो अली के नाम से सेव हो गई है। मेरा आईडी नंबर ये है और मेरा रैंक जो है लेवल इस वक्त स्पेल कास्टर है। इसके अलावा जी आपके सामने यहाँ पे आपके सामने CEO आ रहा होगा। ये बेसिकली कंपनी के 5-7 यहाँ पे प्रोजेक्ट के जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे गोट AI है, फुल ऑन है, बी स्टोर है, टाइम टू ट्रैवल है, एक्सचेंज ऑन है, लव वॉलेट है, क्रिप्टो कैश डेक्स, वर्चुअल मीट और जोकर्स। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से कंपनी आपको चांस दे रही है फ्री में कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को डिसाइड चेक करके यहाँ से आपने चेक ऑन करना है, इसका करना है तो आप यहाँ पे चेक ऑन करके तो आप यहाँ से नीचे से ये सेव प्रोजेक्ट जो लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करके तो आप जो है वो बन जाते हैं उस प्रोजेक्ट के CEO, ठीक है। अच्छा, कंपनी आपको बी स्टोर, पहले यहाँ पे टाइम टू ट्रैवल था, अब यहाँ पे बी स्टोर चूँकि मैंने इसमें ऐड कर लिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने ओवरव्यू सारी चीज़ों का आपको दे दिया है। सबसे बेहतर और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करना है वो यहाँ पे है कि आपने यहाँ पे ये जो PPH है इसको इंक्रीज़ करना है। ये क्यों इंक्रीज़ करना है, मैं यहाँ पर ये जो अली लिखा है इसके साथ स्पेल कास्टर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लीडर बोर्ड आ जाता है।
ठीक है। ये लीडर बोर्ड में आपको बता रहा है कि फर्स्ट रैंक जो है चार्मर है, ठीक है। और चार्मर को क्वालिफाई करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, वो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं। अच्छा, फर्स्ट है कि आपका जो PPH है वो 5 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। आपके इस वक्त मेरा इस वक्त जो है इस वक्त इस अकाउंट में 87,500 हैं पर आवर, लेकिन मुझे यहाँ पे इस रैंक को अचीव करने के लिए, इस लेवल को अचीव करने के लिए 5 मिलियन PPH चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो है वो टास्क है वो यहाँ पे है इनवाइट रेफरल। मुझे यहाँ पे 10 रेफरल इनवाइट करने हैं, 10 लोगों के अकाउंट क्रिएट करने हैं, सेम इसी तरह जैसे मैंने अपना किया। ओके, अपने रेफरल से, अपने आईडी से, अपने वो जो मैंने आपको बैक बता दिया पहले, उस आईडी से आपने अपने 10 रेफरल बनाने हैं। डायरेक्ट बना लें, या अपने घर में और 5-7 मोबाइल हैं, या कोलीग्स हैं, या कहीं पे काम करते हैं वहाँ पे हैं, कहीं पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हैं, ऑफिस में काम करते हैं वहाँ, कहीं से भी आप 10 रेफरल लेके आप यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका 5 मिलियन PPH से ये टास्क हो जाता है और 10 रेफरल से ये टास्क हो जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्ट इन कार्ड। जो मैंने बैक पे आपको बताया कि जितने प्रोजेक्ट हैं उनके कार्ड्स हैं, डिफरेंट कार्ड्स हैं, उनको आपने बाय करना है, अपने पॉइंट्स को वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मुख्तलिफ कार्ड्स हैं, जब आप कार्ड बाय करते हैं तो आप वहाँ पे जो है ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट लेवल पे आपको 25 कार्ड्स में इन्वेस्ट करना है, ये मस्ट है। मैंने 13 में कर दिया है लेवल, अभी रेफरल कोई नहीं है और मेरा इस वक्त PPH ये है। जब ये तीनों टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और कंपलसरी जो टास्क इन सब में है वो इन तीनों टास्क अगर कंप्लीट भी हो जाएं तो फिर भी मैं रिवॉर्ड के लिए या प्रॉफिट जो मुझे इसमें मिलना है, क्रेडिट होना है, वो उसके लिए मैं एलिजिबल तब होऊंगा जब मेरा ये बोनस सेक्शन में ये जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं ये सब्सक्राइब और फॉलो होंगे तो ये शर्त है, ठीक है। इनका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जाके मैं इस लीडर बोर्ड पे दोबारा जाता हूँ तो मैं इसके लिए क्वालिफाई हो जाता हूँ। फर्स्ट लेवल पे आपको $39 का रिवॉर्ड मिलता है। $39 के इक्विवेलेंट कोई क्रिप्टो करेंसी मिल सकती है, कोई टोकन कॉइन मिल सकता है जिसकी वैल्यू इतनी रहेगी $39। अच्छा जी, इसकी तरह हम यहाँ पे अगर प्रेस करके सेकंड लेवल पे जाते हैं तो सेकंड लेवल पे इस वक्त सारी कम्युनिटी इस वक्त बैठी हुई है जो 10 लाख प्लस हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट लेवल पे इस वक्त 492.9 मिलियन पर आवर आ रहा है, यानी यहाँ पे हमें चाहिए 15 मिलियन, ठीक है। अब इन तमाम लोगों में से देखें आप 15, 17, 18, 19, 20 जिन लोगों के इतना मिलियन हो चुका है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने डायरेक्ट बहुत सारे लोग ज्वाइन करवाए होंगे तभी उनका PPH इतना बढ़ गया, या उन्होंने कार्ड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी तो उनका PPH बढ़ गया। लेकिन मुझे लगता है कि कार्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से भी इतना PPH नहीं बढ़ता। यहाँ पे PPH बढ़ाने के लिए इनको बहुत सारे रेफरल्स इन्होंने ज्वाइन करवाए होंगे, किसी ने 500, 100, 200, 300 इस तरह करके लोगों ने करवाए होंगे। अच्छा, स्पेल कास्टर को रैंक को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे PPH के जो है ना वो 15 मिलियन चाहिए, चूँकि 5 मिलियन आपका पीछे से वो भी यहाँ पे काउंट होगा और 10 मिलियन आपको मज़ीद करना है, 15 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको चाहिए 30 रेफरल्स, आपके 10 बैक जो पहले वाले लेवल के वो भी यहाँ पे काउंट होंगे और 20 आपने और करने हैं। इसी तरह यहाँ पे 50 कार्ड आपने वो करने हैं, 25 पहले हो चुके होंगे वो भी यहाँ पे करेगा, काउंट करेगा, जैसे अभी 13 कर रहा है, ठीक है, लेवल 1 पे, और 25 आपको और करने होंगे। इसी तरह फिर आप जो है वो इस लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, सेकंड इसके ऊपर आपको अराउंड अबाउट कोई $400 तक जो है वो आपको क्रिप्टो के अंदर जो है वो आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे जी थर्ड लेवल पे चलते हैं। मैं यहाँ पे ये डिटेल में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जो है मुझे इसको समझने में, इस व्हील ऑफ डेप्थ की पावर पोटेंशियल समझने में आपको आसानी हो। अच्छा जी, रोमियो में चलते हैं जी। रोमियो में आपको चाहिए 40 मिलियन। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, उसको आप मज़ीद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। रोमियो के लिए आपको चाहिए 40 मिलियन जो है वो पॉइंट PPH, और इसी तरह यहाँ पे 70 रेफरल, जो 30 आपके बैक लेवल 1 के ऊपर 10 और लेवल 2 के ऊपर 20 वो भी यहाँ पे काउंट होंगे, और यहाँ पे आपको मज़ीद 40 करने हैं तो आपके 70 लेवल हो जाते हैं। इसी तरह आपने टोटल यहाँ पे 100 कार्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपका ये भी लेवल अचीव हो जाता है। इसके ऊपर भी बहुत हैंडसम जो है वो रिवॉर्ड है। इसी तरह ये लव गुरु ये है 4th लेवल, ठीक है, इसमें आपको 100 मिलियन चाहिए, आपका PPH
और 100 मिलियन कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको दिखाया लोगों ने 400 500 तक पहुँचे हुए हैं, मिलियन तक भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट रेफरल से ज़्यादा यहाँ पे PPH मिलता है। 5-5 हज़ार एक बंदे को करवाने से 5 हज़ार मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पे 150 आपको रेफरल चाहिए और 175 कार्ड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और इसी तरह लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट जो लेवल है वो है सतोशी लव अ मोटो। डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और जो भी नया पर्सन इसको ज्वाइन करे, मेंबर ज्वाइन करे, उसको समझने में आसानी हो कि लव ये बी लव डैप है क्या, बी लव डैप की पोटेंशियल क्या है, बी लव डैप में काम कैसे करना है। इसी तरह ये है जी 5th और लास्ट आखिरी है ये लेवल, और इस लेवल में आपको PPH चाहिए 250 मिलियन, और यहाँ पे आपने एटलीस्ट टोटल मिला के 300 जो है वो आपने किए होने चाहिए। इसमें रेफरल लोगों को ज्वाइन करवाना है अपने डायरेक्ट, और इसी तरह 250 कार्ड मैक्सिमम आपने ज्वाइन करवाना है, प्लस आपने सोशल मीडिया के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए हों। तो कंपनी का कहना है कि जो भी हमारे सतोशी लव अ मोटो के ऊपर आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, हम उन तमाम लोगों में 10 आ जाते हैं, 20 लोग आ जाते हैं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। 300 चाहिए, ये 250 कार्ड्स हैं, ये 250 मिलियन ये है, तो अराउंड अबाउट कोई 75 डेज़ का टोटल टाइम है जिसके अंदर ये टास्क सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी। अब 7 यहाँ पे ये एंड है, इसके आगे कोई लेवल नहीं है। मैं अब आ जाता हूँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं जी आ जाता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पे मैं इसलिए आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी का कहना है कि हम लास्ट जो रेफरल है उसके ऊपर आपको हम देंगे $1 मिलियन का रिवॉर्ड। $1 मिलियन के इक्विवेलेंट आपको कॉइन देंगे या टोकन देंगे, व्हाट्सएवर जो भी वो देते हैं, उनकी वैल्यू इतनी रहने वाली है कि वो $1 मिलियन हो। ठीक है, उसके लिए आपको जो टास्क हैं थोड़े से टफ भी हैं, मुश्किल भी हैं, लेकिन करेंगे तो पा भी लेंगे। होगा क्या, उसमें आपको मिलेगा 5 लाख कॉइन या टोकन। ठीक है, व्हाट्सएवर। उसकी प्राइस रहने वाली है, कंपनी के अकॉर्डिंग रहने वाली है $2। $2 कंपनी के अकॉर्डिंग रहे अगर प्राइस, तो इसकी वो टोटल बनती है $1 मिलियन। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इतनी बड़ी जो है वो कंपनी का दावा है, कंपनी कहती है, कंपनी के जो फाउंडर हैं वो बड़े डिटर्मिन है इस हवाले से, और कि हम इसकी 500 मिलियन तक की और अप टू 1 बिलियन की कम्युनिटी, 1 बिलियन मतलब 1 अरब कम्युनिटी। ठीक है, अच्छा, इतनी बड़ी कम्युनिटी हम खड़ी कर देंगे कि एक्सचेंजेस जो हैं, जो डिजिटल एक्सचेंजेस होती हैं जहाँ पे ये टोकन कॉइन सेल वगैरह होते हैं, वो एक्सचेंजेस खुद ऑफ़र करेंगी आप हमारी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो इस अपने टोकन को या कॉइन को अपने लिस्ट करें जो आप रिवॉर्ड में देना चाह रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी कम्युनिटी, मैसिव लेवल पे कम्युनिटी होगी, और टॉप 10 टॉप 20 एक्सचेंजेस जब उसको लिस्ट करेंगी तो इसकी एक बहुत हैंडसम प्राइस रहने वाली है। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ कि जी इतनी $2 नहीं, मैं मिनिमम कैलकुलेशन करता हूँ, मिनिमम कैलकुलेशन। अब मिनिमम जो कैलकुलेशन है वो है जी 0.1, मैं इसको मल्टीप्लाई 5 लाख आपको मिलेगा टोकन या कॉइन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, मैं बड़ी अमाउंट नहीं कर रहा कैलकुलेट, मैं 0.1 की कर रहा हूँ, जो आप मिनिमम कैलकुलेशन कर लें। $2 इट्स अ ह्यूज अमाउंट। $1 मिलियन का यहाँ पे आप करें, $1 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, जो कि आम लोगों की वो समझ में नहीं आने वाली, आम लोगों की समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं 0.1 जो है वो इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 0.1 हो सकता है हर बंदे की समझ में आ जाए। अगर 0.1 भी अगर उसकी प्राइस हो तो यहाँ पे आपको मिलता है $50,000। $50,000 आजकल जो है इसकी जो प्राइस है, अगर PKR में बात करें तो तकरीबन 286 या 287 के राउंड अबाउट जो है वो इसकी वो है इसकी प्राइस डॉलर की। ठीक है जी। अच्छा, आपको क्या मिलता है, आपको सिर्फ 75 डेज़ की आपकी एफर्ट आपको क्या करती है, अराउंड अबाउट कोई 1,43,00,000 रुपया जो है वो आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है जी, ये है जी इसकी पोटेंशियल। सिर्फ आपने फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो है लेवल 5 लेवल अचीव किया, और अगर इसके डाउन लेवल होंगे उसके ऊपर भी एक अच्छी खासी अमाउंट आ सकती है। इसके लेवल 2 के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर, मतलब हैंडसम अमाउंट यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, टैप टू अर्न। क्या करना है जी, आपने क्या करना है, आपने करना है टैप।
टैप 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 करके आपने यहाँ से एक बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं, और वो भी है फ्री। देखें, वेलकम बैक, जब भी मैंने थोड़ी देर के बाद इसको ओपन किया तो 28,493 मुझे यहाँ से मिल गए। ठीक है जी, पॉइंट्स मिल के मेरे 20 यहाँ पे 20,03,300 ये मेरे पॉइंट हो चुके हैं। मैं टैप टू करके इसको मज़ीद बढ़ा सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे PPH, बेसिकली यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है वो है आपने ये PPH वाला टारगेट, रेफरल वाला टारगेट, और आपने इसके साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया के जो चैनल है वो सब्सक्राइब करने, फॉलो करवाने, अपनी टीम को करवाने हैं, अपने लोगों को करवाने हैं, और आपने ये मैसेज जो है वो आगे डिलीवर करना है। ठीक है जी, ये है जी इसका कंप्लीट प्लान। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी, और अगर आप ये कर लेते हैं, मैंने बहुत कम मिनिमम कैलकुलेशन के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, और अगर मैक्सिमम कैलकुलेशन जो कंपनी के है $1 मिलियन की, तो $1 मिलियन अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आपको 5 लाख मिलता है, टोकन मिलेगा या कॉइन मिलेगा, उसकी $2 के हिसाब से $1 मिलियन मिलेगा। और 286 अगर मैं करूँ तो आपको यहाँ पे तकरीबन 28 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन काम को नहीं समझते, इसकी पोटेंशियल नहीं समझते, इसकी वर्किंग नहीं समझते, सारी चीज़ें नहीं समझते, उनकी समझ में ये चीज़ें नहीं आने वाली। लेकिन मैं ये नहीं कहता, ये तो चीज़ें जब वो करेंगे तो फिर समझ आएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम कैलकुलेशन के ऊपर भी आप करें तो फिर भी आप यहाँ से बहुत हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। अब आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। 75 डेज़ का प्लान है। आफ्टर 75 डेज़ आप ये रिवॉर्ड ले चुके होंगे। ठीक है जी, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आपको मज़े वाली और अच्छी वीडियो जो है वो मिलती रहें, फ्री अर्निंग वाली। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।